Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying theory base of accounting and इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions or concepts. Fundamental accounting assumptions or concepts are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing final accounts. ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और concepts को लेके it is presumed, यही मान लिया जा रहा है इसको फॉलो करके फाइनल अकाउंट्स या एनुअल अकाउंट्स बना होगा. The entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions have not been followed. जो फॉलो नहीं करता वो लिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे कि कौन सा अकाउंटिंग assumption फॉलो नहीं किया गया है and the reasons for not following क्यों कौन सी कारण की वजह से इन्होंने फॉलो नहीं करा. reasons for not following them. The fundamental accounting assumptions recognized by AS1 disclosure of accounting principles are, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम डिस्क्लोज करेंगे वो तीन ही होता है. एक होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, थर्ड होता है एक्रूअल अजम्पशन. ये तीन अजम्पशन को लेकर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम गोइंग कंसर्न अजम्पशन. So in case of a going concern assumption, what happens? Business will continue for a foreseeable future at the same level of operation. जैसे लेवल ऑपरेशन अभी सपोज आपके बिजनेस का 100 करोड़ का चल रहा है, इसी लेवल में चलेगा. ऐसे नहीं होगा कि 10-50 हज़ार करोड़ का ऑपरेशन लेवल चला गया और या 5 लाख ऑपरेटिंग लेवल में चल रहा है. इसी लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बहुत साल तक चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा. गोइंग कंसर्न assumption prescribes that transactions should be recorded and reported on the basis of that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business. बिजनेस बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली. अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 100 करोड़ का सेल है, उसको 5 करोड़ कर दिया या 5,000 करोड़ कर दिया, स्केल अप या स्केल डाउन करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. इस टाइप का ही चलेगा. इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न assumption. It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure and एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड. मतलब एक बार खर्च किया, बहुत दिन तक इसका बेनिफिट मिलेगा. सपोज एक बिल्डिंग बना लिया जिसमें कंपनी का प्रोडक्शन सेंटर खोल लिया यानी प्लांट खोल लिया, तो वो कम से कम 50-60 साल 100 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा एक ही बारी में खत्म हो जाएगा. इस पर एग्जाम्पल वन हुज बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड और एग्जस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. 1 साल के अंदर वो खत्म. जैसे रॉ मटेरियल है, 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, रखेंगे तो भी खराब हो जाएगा, इस टाइप का. तो रॉ मटेरियल और परचेजेस वो 1 साल के लिए होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही बारी के लिए 1 साल के लिए होता है. बट जैसे मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा, ट्रक खरीदा, वो सालों साल तक सर्विस देता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट. इस कॉन्सेप्ट की वजह से फिक्स्ड एसेट को अपना ओरिजिनल कॉस्ट के लिए लिखते हैं एंड दे आर depreciated in a systematic manner over their expected useful life. जो फिक्स्ड एसेट सपोज 1 करोड़ का खर्चा कर दिया 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए 10 में डिवाइड करके हर साल 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे, यानी खर्चा बांट देंगे. फिक्स्ड एसेट जब खत्म हो जाएगा मशीन तो उसको कबाड़ में बेच देंगे.
फॉर एग्जाम्पल ए मशीन परचेज फॉर 1,10,000, रेसिडुअल वैल्यू 10,000। रेसिडुअल वैल्यू मतलब जब मशीन खटारा हो जाएगा 10,000 में बिकेगा। जब नया खरीदते हैं हम यही सोचते हैं कि 1,10,000 में खरीदा, जब खटारा हो जाएगा 10,000 में बिकेगा, तो 1,00,000 खर्चा होगा। हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, उसका 10 साल लाइफ है। तो 1,00,000 इज रिटन ऑफ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस हर साल के लिए डिटरमिन करने के लिए हम 10,000 रुपये चार्ज करेंगे 1,00,000 को 10 साल में। 1,10,000 विल बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड शोन इन द बैलेंस शीट। कहाँ रिकॉर्ड होगा? ना बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल में रिकॉर्ड होगा, और रिपोर्ट कहाँ होगा? ना बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। आज एन एसेट एट 1,10,000, और हर साल 10,000 कम करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और 10,000 अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज करेंगे तो हर साल 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते जाएंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। पूरा मशीन 1,10,000 पहली साल में एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे नहीं। इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ, जिस साल खरीदा उस साल 10,000 ही से भी दिखाएंगे खर्चा, नेक्स्ट ईयर भी 10,000 दिखाएंगे, 10 साल के बाद मशीन को 10,000 में बेच डालेंगे। तो हर साल 10,000 खर्चा दिखाएंगे। ये नहीं कि एक साल में जिस साल खरीदेंगे 1,10,000 एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। देन कम्स योर कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है? तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन में क्या होता है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। एक बार अप्लाई कर दिया तो ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई होगा। टू मीट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक ही प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है, चेंज नहीं करना, अनलेस अदरवाइज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेंज करना। According to the consistency assumption, accounting principle practices या principles once selected and adopted should be applied consistently year after year। सालों साल तक एक बार अडॉप्ट कर लिया तो सालों साल तक चलना चाहिए। The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of the previous years। हर साल अगर एक ही टाइप का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करके, अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल फॉलो करके अकाउंट मेंटेन करोगे तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन बेटर होगा और समझना भी ईजियर रहेगा। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल एंड it eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable। अल्टरनेटिव, अगर कोई अल्टरनेटिव प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट आप जो फॉलो कर रहे हो वो बेटर रहेगा हमेशा, क्योंकि सेम चीज़ें फॉलो करो। अगर अल्टरनेटिव कोई फॉलो कर रहे थे उसको भी फॉलो करने दो, तो वो कंपेयर करना आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एसेट का जो आता है उसका परसेंटेज, एंड एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल एक ही अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आर इक्वली एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ बाय द गवर्नमेंट, बाय अकाउंट जो अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। अंडर द assumption मेथड once chosen and applied should be applied consistently year after year to make financial statements comparable। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल कैसे होगा ना, सेम मेथड को सालों साल तक फॉलो करना है। इट इज बेटर कंपेयर। The accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires। और लॉ चेंज हो गया तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अगर लॉ रिक्वायर करता है तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स इट और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर चेंज करने में अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेटर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ला देगा, अगर उसको पढ़ने लिखने में आसान रहेगा,
जिसको यूज़ करना है वो इजीली यूज़ कर सकता है, तो उस केस में चेंज करना भी कंफर्टेबल है और चेंज करा जा सकता है अगर लॉ परमिट करता है तो। देन एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन होता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज्ड और नॉट। पैसे मिले ना मिले, जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तब लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल अजम्पशन। ये एक्रूअल अजम्पशन बोलता है ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट at the time when it is entered into and not when that settlement takes place। जिस टाइम सेटलमेंट होता है उस टाइम नहीं। Thus revenue is recognized when it is realized। मतलब जब पैसे मिलेगा हम सोचेंगे कि हम बिक गया। When sale is complete और services are rendered। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में पैसे न मिले, जब सर्विस कंप्लीट हो गया हम सोचेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया, मतलब पैसे ड्यू हो गया, सर्विस कंप्लीट हो गया या मटेरियल डिलीवरी हो गया। इट इज इमेटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। पैसे मिला है या नहीं मिला है ये इमेटेरियल है, बट इट इज एक्चुअल ए फैक्ट दैट कि द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। हम सोच रहे हैं हमारा सेल हो गया, पैसे अभी मिले बाद में मिले, और ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड as expense in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether it is paid in cash or not or outstanding। हमने खर्चा कैश दिए करा है या कैश नहीं दिया, इट इज रिकॉग्नाइज्ड उस खर्चे के लिए अगर रेवेन्यू इसी साल जनरेट हो गया तो वो इसी साल का एक्सपेंडिचर के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पैसे लेन देन एक्रूअल अजम्पशन, पैसे लेन देन पे नहीं, जब भी एक्सपेंडिचर होता है तब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उधार में भी हो, हम किसी को काम कराएं उसको अगले साल पैसे देंगे, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल रियलाइज मतलब इस साल रिकॉग्नाइज करेंगे, हम मानेंगे कि इस साल का एक्सपेंडिचर है। द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज एसेट्स। ये किस किस को रिकॉग्नाइज करता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस आज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इट आर एंटर्ड इनटू। जिस टाइम कोई ट्रांजैक्शन इसको रिलेट करके हम लिखते हैं, खरीदते हैं, पेपर वर्क करते हैं, पैसे नहीं भी दिए तभी वो रिकॉग्नाइज होता है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिगार्डेड as earned at the time of goods or services are sold or rendered to a customer। जिस टाइम हम उसको सेल करते हैं या सर्विस देते हैं उस टाइम हमारा प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे पैसे मिले ना मिले। एंड द लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर। जब से कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसका ओनरशिप हम कस्टमर को दिया है, पैसे बाद मिलेंगे, तो उस टाइम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हु इन टर्न हैज एन ओब्लिगेशन टू पे फॉर देम। हम अगर किसी गाड़ी कार्स बनाते हैं, कार बनाए, कार बेच दी, हम जिस टाइम बेचेंगे उस टाइम हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। और जो खरीदते हैं हमारी कार तो उसका ओब्लिगेशन होता है कि वो हमें पे करे। सिमिलरली एक्सपेंसेस इज रिगार्डेड एज accrued when the goods and or services are purchased and availed and the obligation to pay for the same is assumed। अगर हमने किसी माली को बुलाया और कंपनी का गार्डन में कुछ फ्लावर प्लांट्स मतलब प्लांट्स का प्लांटेशन करवाया तो उसका एक दिन का 1000 रुपीज़ बनता है। ही वर्क फॉर सम 8 hours, इज टेक्निकली गिफ्टेड मतलब गार्डनर, तो उसको हमें 1000 रुपये देना चाहिए। अगर हम पैसे नहीं भी देंगे ना, हम सोच रहे हैं कि हम सर्विसेज ले लिया है, हम आजिम करेंगे तो उसको पे करेंगे, तो पे करे ना करे दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ टुडे, एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मंथ एंड फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मेसर्स RSM कंपनी परचेज्ड कंप्यूटर्स ऑन 1 January 2024 अमाउंटिंग 5 lakh to be paid on 15th April 2024. Since the asset has been acquired by the enterprise
and has in process incurred a liability to the extent of the amount on 1st January 2024. It must record the transaction in its books of account. तो 1st January 2024 को इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया. The transaction on recording shall reflect that the enterprise owns assets, यानी कंप्यूटर्स वर्थ 5 लाख का एक्वायर किया है, एंड ऑल्सो owes an equal amount of money to the supplier. बैलेंस शीट का एसेट में कंप्यूटर आएगा 5 लाख का, लाइबिलिटी साइड में आएगा लोन फॉर कंप्यूटर्स और लेंडर फॉर कंप्यूटर्स, और बैंक लोन 5 लाख, बैंक से लोन लिया, खरीद लिया. सिमिलरली इफ मेसर्स RSM and company makes sale of goods up to Messrs VS company on 27th February for ₹15,000 on credit to for 2 months, the sale must be recorded on 27th February. यानी 2024 मार्च 31 तक ये सेल में दिख जाएगा. February 2024, although the amount will be received on 27th April 2024. अमाउंट 27 अप्रैल को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2024 को सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, हम इस साल सोचेंगे ये सेल हो गया, मतलब सेल इज रियलाइज्ड. पैसे रियलाइज बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज रेवेन्यू हैज बीन अर्नड. रेवेन्यू मतलब सेल हैज बीन अर्नड ऑल्दो द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड. चाहे पैसे although the amount has not been received, चाहे पैसे नहीं मिला है. तो MS VS and company should also record the purchase in its books of account on 27th February 2024 because goods have been purchased although the amount has not been paid. goods खरीद लिया, अमाउंट पैसे नहीं दिया. तो सेम थिंग, हम पैसे दे ना दें, गुड्स खरीदा उस टाइम उसको रिकॉर्ड करेंगे. पैसे कब दें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लाइबिलिटी में अपेयर करेगा. जो गुड्स खरीदा वो स्टॉक में बैलेंस शीट का एसेट में अपेयर करेगा. ये होता है एक्रूअल अजम्पशन. इसको बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल अजम्पशन. पैसे दिया ना दे मतलब हमारा ट्रांजैक्शन हो गया तो, और रेवेन्यू इज रियलाइज्ड. और कंसिस्टेंसी अजम्पशन, जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, पॉलिसी को हमेशा कॉन्स्टेंटली फॉलो करना ईयर आफ्टर ईयर. गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बिजनेस एक बार खोल दिया तो हम सोचते हैं ऑलमोस्ट सेम स्केल में चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, यही सोच के हम करते हैं. दीज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स.